नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं अन्नदाता के बारे में। अन्नदाता अर्थात किसान। किसान पूरी दुनिया, अगर मैं ये कहूं कि पूरी दुनिया को खाना देता है या उसके थाली में भोजन देता है, उसके बावजूद कई बार जब उसका एक चित्र आता है तो फटे हाल कपड़ों में एक जर्जर शरीर हमें दिखाई देता है। उसी से संबंधित कुछ बातें आज के सेशन में बात करने वाले हैं, अर्थात एमएसपी के बारे में। एमएसपी का निर्धारण हर वर्ष सरकार या उसको बढ़ाती है या घटाती है, अलग अलग समय पर ज़रूरत के हिसाब से सरकार करती है। सरकार ने धान की फसल पर जो एमएसपी दी जाती है उसमें वृद्धि की है, 149 रुपये के समथिंग वृद्धि की है। अब इस वृद्धि को लेकर के किसानों ने क्या कहा है, कौन कौन सी बातें वो कही हैं, मतलब क्या ये न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कहा जा रहा है वो किसानों को मान्य है? अगर मान्य नहीं है तो क्यों नहीं मान्य है? किसान क्या चाहते हैं? आज के सेशन में इन सभी मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के किसानों का विरोध, इसमें क्या बातें हैं यहाँ पर देखें। सेंटर हाइक अर्थात सेंटर ने बढ़ाया है कि खरीफ की फसल पर बात की जा रही है कि एमएसपी में वृद्धि की गई है। 143 आप लोग करेक्ट कर लेंगे, 149 मैंने बोला था, 143 है, मतलब प्रति क्विंटल के हिसाब से 143 रुपये बढ़ाया गया है। लेकिन किसानों का कहना है कि ये ठीक नहीं है। ठीक नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या क्या बातें किसानों की तरफ से कहा गया है। किसान ये कह रहे हैं कि जो 2023-24 के लिए एमएसपी अर्थात फसलों के लिए एमएसपी जारी किया गया है, दरअसल यह किसान संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध का कारण ये है कि ये उन्हें मान्य नहीं है। मान्य नहीं होने का कारण क्या है? और जो किसान संगठन है अर्थात संयुक्त किसान मोर्चा, इन्होंने इसका विरोध किया है। अब बात ये करें कि विरोध का कारण क्या है, तो किसानों को का ये कहना है कि उत्पादन लागत अर्थात जब भी सरकार एमएसपी का निर्धारण करती है, एमएसपी का निर्धारण करती है तो वो उत्पादन लागत देखती है। उत्पादन लागत अर्थात किसान ने किसी फसल को उत्पादित करने के लिए या उपजाने के लिए कितना उसमें इन्वेस्ट किया है, और इन्वेस्ट के हिसाब से वर्तमान जो स्थिति है वो लगभग आप कह सकते हैं 1.5 गुना अधिक दिया जा रहा है। मतलब अगर हम मान लें कि 100 उसमें उत्पादन लागत देखा जाएगा तो उसका 1.5 गुना अभी सरकार एमएसपी के रूप में देख रही है। तो उत्पादन लागत की बात की जा रही है, या आप ये कह सकते हैं इसमें निवेश कितना किया गया है। आप इसे इनपुट भी कह सकते हैं, इनपुट भी, कि किसान ने कितना इनपुट डाला है। उसके आधार पर कुछ और आधार हैं, उनके आधार पर सरकार निर्धारित करती है। तो इनका ये कहना है, जो किसान संगठन है, उत्पादन लागत के अनुमान के लिए दोषपूर्ण तकनीकी का या मेथड का प्रयोग किया गया। इसकी वजह से ये कहा गया है जो उत्पादन लागत निकल करके आ रहा है दरअसल वो कम है, और इस आधार पर अगर हम पहले ही ये मान लेंगे कि किसी भी फसल को उत्पादित करने के लिए हमारा 100 रुपये का इनपुट उसमें लगा है, टोटल हमने उसमें 100 रुपये लगाया है, तो अगर 100 रुपये एक्चुअल में नहीं लगा है, हम मान के चल रहे हैं कि 120 रुपये लगा है, और हमने गणना इसकी कर ली कि नहीं केवल 100 रुपये लगा है, स्वाभाविक सी बात है जो मिलेगा इस पर एमएसपी निर्धारित किया जाएगा वो कम होगा, अर्थात 100 रुपये पर किया जाएगा, ना कि 120 रुपये पर। किसानों का पहला विरोध ये है। इन्होंने ये कहा है कि एमएसपी से संबंधित जो आंकड़े जारी किए गए हैं दरअसल वो भी असंतोषजनक हैं, सही आंकड़े नहीं हैं। निर्धारण अर्थात इनपुट की बढ़ती लागत के अनुरूप नहीं है। मान लीजिए एक किसान है, किसान ने क्या किया, अभी डीजल की कीमत की बात कर रहे हैं, लगातार डीजल की कीमतों में वृद्धि हो रही है। जैसे आप लोगों को भी पता होगा कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें प्रतिदिन निर्धारित होती हैं। स्वाभाविक सी बात है कि प्रतिदिन निर्धारित की जा रही हैं, और ऐसी स्थिति में किसान यदि डीजल ले करके अपने ट्रैक्टर या खेत में पानी चलाने के लिए पंप सेट का प्रयोग कर रहा है तो उसने जिस मूल्य पर डीजल खरीदा है वो उसकी उत्पादन में इन्वेस्ट के रूप में देखा जाएगा या उत्पादन लागत के रूप में देखा जाएगा। तो यहाँ पर जो इनपुट है जो निर्धारित की गई है तो बढ़ती हुई लागतों को आधार नहीं माना गया है।
ट्रैक्टर की लागत आप मान सकते हैं, उर्वरकों की लागत मान सकते हैं, बीज की लागत मान सकते हैं। उन सबके मूल्य में जो वृद्धि हो रहा है वो यहाँ पर सही ढंग से नहीं देखा गया है और इसलिए इनका कहना यह है कि स्वामीनाथन आयोग जो गठित हुआ था उस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर C2 प्लस 50% इनके आसपास भी नहीं है, जो कि इतना होना चाहिए। जो स्वामीनाथन आयोग है उन्होंने ये कहा था कि जो कृषकों की लागत है उसका 50% से अधिक यहाँ उन्हें MSP के रूप में, किसानों को MSP के रूप में दिया जाना चाहिए। ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर कहा गया है कि जो ये मेथड उन्होंने बताया था उस मेथड के अनुसार इसके आसपास भी जो MSP निर्धारित की गई है वो नहीं है। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि उन्होंने मांग क्या की है। तो उन्होंने ये कहा है, अर्थात किसान संगठनों ने ये कहा है कि MSP का निर्धारण इनपुट की बढ़ती लागत के अनुरूप किया जाना चाहिए। साथ ही साथ MSP की जगह अब इन्होंने ये कहा है कि अधिकतम समर्थन नीति घोषित की जानी चाहिए। ये अधिकतम समर्थित नीति या समर्थन नीति की जब हम बात कर रहे हैं तो जो 3 कृषि कानून आए थे उस समय लगातार इसकी चर्चा हुई थी कि हमें अब MSP की ज़रूरत नहीं है, हमें अधिकतम समर्थन नीति की आवश्यकता है। ये अधिकतम समर्थन नीति क्या है अभी उस पर थोड़ी देर में बात करेंगे। अब यहाँ पर थोड़े समय के लिए हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये जो C2 प्लस 50 है ये क्या कहता है। इससे पहले 3 चीजें आप लोगों को समझना है। सबसे पहले हम बात करेंगे A2 की। A2 क्या होता है? A2 का सीधा सीधा सा मतलब यह है किसान प्रत्यक्ष रूप से किसी भी फसल को उत्पादित करने के लिए जो निवेश किया है उसको हम A2 कहते हैं। यहां पर प्रत्यक्ष रूप से निवेश की बात की जाती है। किसान ने कितना निवेश किया। अब ये निवेश किस किस पर हो सकते हैं? बीज पर हो सकता है, उर्वरक पर हो सकता है, कीटनाशकों पर हो सकता है, ईंधन अर्थात डीजल की बात होगी सिंचाई के लिए, या फिर किसान ने अगर पट्टे पर जमीन लेकर के वहां पर कृषि कर रहा है तो उस पर भी तो भुगतान करना होगा। उन सभी को जिस पर प्रत्यक्ष रूप से किसान ने खर्च किया है उसको कहा जा रहा है कि A2 और इसके आधार पर MSP का निर्धारण होता है। दूसरी बात ये भी कहा जाता है, एक दूसरी विधि है जिसे हम कहते हैं A2 प्लस FL। अब इसका मतलब क्या है A2 प्लस FL? इसका मतलब यह है कि A2 जो हमने अभी देखा, इस A2 के साथ साथ जो अवैतनिक श्रम दिया गया है उसका मूल्य भी इसमें शामिल किया जाएगा। आप लोगों ने इकोनॉमी पढ़ते समय इस बात को समझा होगा कि खेत में या कृषि कार्य में परिवार के 10 सदस्य नियोजित होते हैं। उनका जो कार्य होता है एक व्यक्ति के बराबर ही होता है। 4 व्यक्ति वहां पर नियोजित होते हैं जिसे प्रचंड बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है। तो वहां पर 4 लोग नियोजित तो हैं लेकिन उसके बराबर आउटपुट नहीं निकल रहा है। अगर वो 4 लोगों में से 3 लोगों को हटा दिया जाए, एक व्यक्ति काम करे तो भी उत्पादकता उतनी ही होगी। तो यहां पर यह कहा गया है कि अवैतनिक श्रम जो वहां पर दिया गया है एक किसान के द्वारा, अगर मान लीजिए वो किसान किसी मजदूर से काम कराता उसे भुगतान करना पड़ता। अगर किसान खुद काम कर रहा है अर्थात अवैतनिक श्रम उसमें दे रहा है तो उस लागत को भी तो हम जोड़ेंगे। तो इसमें कहा गया है A2 इसको शामिल करना और प्लस जो अवैतनिक श्रम है इसको शामिल करते हुए और इन सभी तथ्यों को देखते हुए तब जाकर के MSP का निर्धारण होना चाहिए। तीसरा जो मेथड है हमने कहा कि C2। अब C2 क्या है? C2 का सीधा सीधा सा मतलब यह है कि जो A2 प्लस FL की हमने बात की अभी, यहां पर अवैतनिक श्रम, आप यहां पर देखिए प्रत्यक्ष रूप से किया गया निवेश प्लस जो अवैतनिक रूप से किसान ने अपने खेत में जो श्रम दिया उस श्रम का मूल्य। इसके साथ साथ किसान अगर भूमि लिया है तो जो अचल संपत्ति है उस पर या तो उसने किराया दिया होगा या फिर उस पर ब्याज दिया होगा, तो इसको भी तो इसमें शामिल करेंगे क्योंकि वो भी तो उसके लागत के रूप में यहीं से उसकी इनकम हो रही है।
अर्थात कृषि से ही उसकी इनकम हो रही है और कृषि कार्य से ही उस किराए या ब्याज का भुगतान कर रहा है, तो उसे भी हम इसमें शामिल करेंगे। तो शामिल करके और ये कहा गया था, जो स्वामीनाथन आयोग गठित किया गया था 2004 में, उन्होंने कहा था कि 50% इससे अधिक होनी चाहिए, अर्थात एमएसपी का निर्धारण होना चाहिए। किसानों का ये कहना है कि ये जो फॉर्मूला स्वामीनाथन आयोग ने दिया था, दरअसल इस फॉर्मूले के आसपास भी नहीं है जो एमएसपी का निर्धारण किया गया है। यहां तक तो बातें समझ में आ गई होंगी। अब बात यहां पर आ रही है कि इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं। तो आर्थिक मामलों अर्थात प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल या समिति ने इसका निर्धारण किया है। कब के लिए? तो 2023-24 के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित किया गया है। अब यहां पर ये भी ध्यान रखना है कि एमएसपी क्या है। एमएसपी वह न्यूनतम मूल्य है जिस मूल्य पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदने का भरोसा दिलाती है। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, ये जो एमएसपी है ये जरूरी नहीं है कि बाजार मूल्य से कम ही हो या बाजार मूल्य से अधिक भी हो या अधिक ही हो। यह दोनों हो सकता है, अर्थात बाजार मूल्य से कम भी हो सकता है और बाजार मूल्य से अधिक भी हो सकता है। अच्छा, यह इसलिए लाया गया ताकि जो उत्पादन है वो प्रभावित न हो और जो किसान है वो उत्पादन के लिए प्रोत्साहित हों और उन्हें उनके उत्पादन का लाभकारी मूल्य मिलता रहे। ठीक है, अगर ऐसा न हो तो फिर देश में खाद्यान्न की कमी हो जाएगी, क्योंकि अगर लागत ज्यादा होगा और किसानों को प्रॉफिट नहीं होगा तो किसान कृषि करना छोड़ देगा, जैसा कि अब ये प्रवृत्ति लगातार देखने को मिल रही है। खाद्यान्न संकट देश में उत्पन्न हो सकता है। धान के लिए जो एमएसपी निर्धारित किया गया है वो प्रति क्विंटल के हिसाब से 2183 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि की गई है? तो 143 रुपये से अधिक की वृद्धि की गई है। खाद्य मंत्री जो पीयूष गोयल हैं, इन्होंने कहा है कि जो वर्तमान समय में एमएसपी निर्धारित किया गया है, यह एमएसपी पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले कई वर्षों की तुलना में काफी ज्यादा वृद्धि किया गया है, अर्थात सर्वाधिक वृद्धि इसमें देखने को मिली है। यहां तक तो बातें समझ में आ गई होंगी। अब बात यह होती है न्यूनतम समर्थन मूल्य की। तो फसल हेतु दी जाने वाली न्यूनतम मूल्य गारंटी, अर्थात सरकार गारंटी देती है कि इससे कम मूल्य पर अगर आपका अनाज मार्केट में नहीं बिकता है तो हम आपके अनाज को खरीदेंगे। ठीक है, यहां पर मात्रा की बात करें तो फसल लागत के 1.5 गुना से अधिक होना चाहिए, मतलब अधिक दिया जाएगा। जितना आपका लागत उसमें लगा है, 1 क्विंटल धान या गेहूं उत्पादित करने में जितना आपका खर्च हुआ है, उस खर्च का 1.5 गुना सरकार आपको देगी एमएसपी के माध्यम से। ठीक है, सिफारिश कौन करता है एमएसपी के लिए? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की बात की जा रही है। अब इसकी घोषणा कब होती है? तो फसल की बुआई से पहले इसकी घोषणा होती है, ताकि जो कृषक हैं इसका निर्णय ले सकें कि किस फसल पर कितनी एमएसपी दी जा रही है। उसके आधार पर वो उस फसल का उत्पादन करेंगे, उस फसल को लगाएंगे और उन्हें उसका लाभ प्राप्त होगा। तो इससे संबंधित बातें बुआई से पूर्व किया जाता है। और यह भी ध्यान रखना है कि अभी तक 23 फसलों पर दिया जा रहा है। गन्ने की भी बात करें तो गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य होता है, और ये जो घोषणा की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। कौन इसके लिए सलाह देता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सलाह देता है, लेकिन आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल जो है वो इसकी घोषणा करती है, इसको लागू करती है। तो यहां तक बातें आप लोगों ने समझ लिया। जो ये उचित और लाभकारी मूल्य है, रंगराजन समिति की सिफारिशों के आधार पर गन्ने के लिए निर्धारित किया गया था, बाकी 22 फसलों के लिए ये दिया जाता है। ठीक है, अब इन बातों को समझने के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कैसे होता है ये समझ लेंगे, फिर हम अधिकतम समर्थन नीति के बारे में बात करेंगे। यहां पर देखें, उत्पादन की लागत। उत्पादन आप लोगों ने पढ़ा होगा इकोनॉमी में, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उत्पादन के 4 कारक होते हैं। उन 4 कारकों को किया गया भुगतान उत्पादन लागत आप कहते हैं। ठीक है, यहां पर मान लीजिए धान का उत्पादन किया, उस धान के उत्पादन में जितना भी पैसा आपने लगाया, आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो कुछ भी आपने निवेश किया है और उसके बाद जो उत्पादन आया है उसकी बात किया जा रहा है कि उत्पादन का लागत
थोड़े समय के लिए मान लेते हैं 1K या 10K, मान लीजिए 10,000 आपने इसमें लगाया है, उसके आधार पर निर्धारित होगा। एक कारक है, इसकी बात करें। दूसरा, इनपुट कीमतों में बदलाव। जो कुछ भी आपने लगाया है, मान लीजिए आपने डीजल खरीदा, डीजल से आपने ट्रैक्टर चलाया और उस खेत की जुताई की। इसके अलावा हो सकता है आपने पंप सेट का प्रयोग किया, क्योंकि वहां पर समय पर मानसून नहीं आया या वर्षा नहीं हुई, तो आपने पंप सेट का प्रयोग किया। अब उसमें भी डीजल चाहिए, या फिर हो सकता है बिजली। अभी डीजल मान करके चलते हैं। तो इनपुट की कीमतों में जो बदलाव आ रहा है, उन बदलावों को भी ध्यान रखा जाता है, उसके आधार पर भी निर्धारित किया जाता है। इनपुट आउटपुट मूल्य में समानता देखी जाती है कि मान लीजिए आपने 100 रुपए का उसमें इनपुट डाला और जो आउटपुट निकल करके आ रहा है, ये हम मान ले रहे हैं कि 11, यहां पर 1000, थोड़े समय के लिए मान लीजिए यहां 1000 आ रहा है। तो इसमें समानता कितनी है? और थोड़े समय के लिए अगर हम इसको 1000 ही मान लें, आउटपुट हमारा है, तो इसमें समानता कितनी है? और समानता के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि जो वस्तु है, जो उत्पादन किया गया है, उसका बाजार में मूल्य क्या है। थोड़े समय के लिए अगर हम मान लें कि बासमती चावल है, बासमती चावल का मूल्य यहां बाजार में उसकी कीमतें क्या है? कीमत अधिक है। अब कीमत अधिक है अर्थात इसकी सप्लाई कम है, इसकी सप्लाई कम है। और अगर सप्लाई कम है तो हमें सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। इस सप्लाई को बढ़ाने के लिए हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा। हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा अर्थात प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एमएसपी को बढ़ाना पड़ेगा। और एमएसपी यदि हमने बढ़ा दिया तो एमएसपी को ध्यान में रखते हुए जो कृषक है वह चावल का उत्पादन, कृषक मतलब धान की बात की जा रही है, चावल नहीं, धान का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा देगा। फिर यहां पर बाजार में जो कीमत है वो कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जैसे ही ये स्थिति होगी, फिर हमारा जो यहां मूल्य देखने को मिल रहा है उस मूल्य में कमी आ जाएगी। अब यहां पर बात की जा रही है कि मांग और आपूर्ति, लगभग इसी से मिलता जुलता यह भी है कि बाजार में उस वस्तु की, अर्थात अगर हम धान की बात कर लें, बासमती राइस, उसकी मांग कितनी है, ठीक है, डिमांड कितनी है, और सप्लाई कितनी है, अर्थात आपूर्ति कितनी है, आपूर्ति कितनी है। अगर यहां पर धान की मांग अधिक है और उसकी आपूर्ति कम है, तो यहां जो एमएसपी है इसको हम बढ़ा सकते हैं, एमएसपी हम बढ़ा सकते हैं। और अगर धान की मांग कम है और आपूर्ति अधिक है, तो हम एमएसपी को कम कर सकते हैं, ताकि लोग इसे ज्यादा उत्पादित करने के लिए प्रोत्साहित ना हो और फिर इन्हें उसका उचित मूल्य मिलता रहे। अगर मान लीजिए एमएसपी हमने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया धान पर, उसकी वजह से क्या होगा कि सभी किसान लाभ के लिए, अर्थात उन्हें उचित लाभ मिलेगा, ज़्यादा उन्हें कीमत मिलेगा, सभी धान का ही उत्पादन करने लगेंगे। पता चलेगा कि अन्य फसलों का उत्पादन हमारे देश में नहीं होगा और अंतर फसलीय मूल्य, अब जो अन्य फसलों का उत्पादन होना था वो उत्पादन हमारा नहीं होगा, तो उस वस्तु की कमी भारतीय बाजार में हो जाएगा, खाद्यान्न की उस वस्तु की क्राइसिस भारतीय बाजार में हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हम ऐसा भी करते हैं, मतलब सरकार ऐसा करती है कि ये देखती है मांग और आपूर्ति के मध्य क्या रुझान है, कैसी स्थिति है। ये बात आपने समझ लिया। साथ ही साथ अंतर फसल मूल्य की बात करें, मान लीजिए यहां पर गेहूं की बात कर लें। जो गेहूं है इसका जो एमएसपी निर्धारित किया गया है, एमएसपी वो 100 रुपए, थोड़े समय के लिए मान लेते हैं ये 100 रुपए निर्धारित किया गया है। अब धान की बात कर लें, धान का जो एमएसपी है ये निर्धारित कर दिया गया 200 रुपए। स्वाभाविक सी बात है, इसका उत्पादन ज्यादा होगा, इसका उत्पादन कम हो जाएगा। तो अंतर फसलीय मूल्य को भी देखा जाता है कि दोनों के मध्य क्या अंतर है और उसके आधार पर एमएसपी का निर्धारण किया जाता है। औद्योगिक लागत संरचना पर प्रभाव क्या होगा, थोड़े समय के लिए मान लेते हैं
आप लोगों ने इकोनॉमी में पढ़ा होगा कि इंटरमीडिएटरी जो गुड्स होते हैं उनका मूल्य हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। अब इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए यहाँ पर कपास है, कपास का उत्पादन हुआ, कपास के उत्पादन से धागा बना और धागे से हमने कपड़ा बनाया और कपड़े से हमने शर्ट बना लिया, ठीक है। अब ये फाइनल गुड्स है। अब पहले ही यहां पर कपास पर थोड़े समय के लिए मान लें कि एमएसपी अधिक दे दिया गया है। पहले था 100 रुपए, अब यहां पर 150 रुपए दे दिया गया है। ये रुपए का साइन 50 रुपए। अब 150 रुपए यहां पर बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि ये जो कपास धागे के लिए इनपुट का काम कर रहा है, मतलब कपास से धागा बनाया जा रहा है, ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति धागा बनाने के लिए कपास खरीदेगा अब उसको भुगतान ज्यादा करना पड़ेगा। तो यहां पर जो औद्योगिक लागत है अर्थात शर्ट बनाने का जो फाइनल हमारी कीमत आएगी, अंतिम मूल्य की कीमत आएगी, वो ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसका प्रभाव भी हमें देखना होता है कि औद्योगिक लागत संरचना पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो हम शर्ट बना रहे हैं या धागा बना रहे हैं तो ये उसका लागत ही तो है। ये जो 150 रुपये जिससे उसने कपास खरीद करके धागा बनाया, तो उस पर क्या प्रभाव होगा। साथ ही साथ जीवन यापन की लागत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब जीवन यापन करने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी आप समझ रहे हैं, अगर बहुत ज्यादा सरकार एमएसपी किसी भी वस्तु पर दे दे, एमएसपी मान लेते हैं जो धान है इस पर एमएसपी बढ़ा दिया गया, यहां पर धान की हम बात कर रहे हैं, एमएसपी अभी मान लेते हैं राउंड फिगर में 2000 है। अब इसको बढ़ा करके 3000 कर दिया गया, थोड़े समय के लिए मान लिया जाए 3000 किया गया, अर्थात जो बाजार में ये बिकेगा 3000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकेगा। अब इसी हिसाब से प्रति किलो के हिसाब से इसका मूल्य निर्धारित होगा। तो एक व्यक्ति अब जो ये खरीद करके चावल अर्थात सस्ता होता था, खरीद करके खा लेता था अपनी आवश्यकताएं, चूंकि उसकी आय ही कम है, वो उस तरह से अपनी आय नहीं बढ़ा पा रहा है, वो सक्षम नहीं है या उसकी आय कम है, ऐसे समझ लेते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि यहां पर उसके लिए समस्या हो जाएगी, क्योंकि जीवन यापन के लिए अब उसे जो खाद्यान्न चाहिए वो महंगा खरीदना पड़ेगा। और महंगा खरीदना पड़ेगा क्योंकि एमएसपी बढ़ गई है, इस वजह से महंगाई बढ़ गई है। तो हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि अगर बहुत ज़्यादा एमएसपी दे दिया जाएगा तो खाद्यान्न की कीमतें बढ़ जाएंगी, और खाद्यान्न की कीमतों का बढ़ने का मतलब ये है कि जीवन यापन के लिए जो व्यक्ति लगातार प्रयास कर रहा है या जिसकी इनकम कम है, वो अपना जीवन यापन खाद्यान्न खरीद करके तो नहीं कर सकता। सरकार भले ही जो सोशल वेलफेयर स्कीम है उनके माध्यम से करे तो करे, लेकिन ऐसे ये नहीं कर सकता। तो ये भी ध्यान रखा जाता है। सामान्य मूल्य स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर ये सामान्य मूल्य स्तर था और एमएसपी दिया गया तो इस मूल्य पर क्या प्रभाव हो रहा है, इसको भी ध्यान में रख करके एमएसपी का निर्धारण किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति की बात कर ले, मान लीजिए कि सरकार ने बहुत ज्यादा एमएसपी दे दिया, ठीक है, सरकार ने किसानों को एमएसपी दे दिया। हम अभी एमएसपी जो दे रहे थे, जैसा कि मैंने बताया कि 2000 रुपये हमने एमएसपी दिया। अब किसानों की मांग के आधार पर हमने इस एमएसपी को बढ़ा करके 2500 रुपये कर दिया। और जैसे ही 2500 रुपये कर दिया, इसका मतलब ये है कि न केवल भारतीय बाजार में बल्कि वैश्विक बाजार में भी हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब यहाँ पर धान की बात कर रहा हूँ, इसकी कीमतें बढ़ जाएंगी। और इसकी कीमतें बढ़ने का मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग कम हो जाएगी। अब ऐसे में सरकार को कुछ और करना पड़ेगा। साथ ही साथ हमारे ऊपर अन्य भी पाबंदियां होती हैं वैश्विक संगठनों की, उस पर हम बाद में बात करेंगे, WTO की बाद में बात करेंगे। बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय मूल्य क्या है, अर्थात वैश्विक बाजार में उस धान की कीमत क्या है वो भी हमें देखना होता है, या उस उत्पाद की कीमत क्या है उसको भी देख करके हम MSP का निर्धारण करते हैं।
यहाँ पर भुगतान की गई कीमतों और किसानों द्वारा प्राप्त कीमतों के मध्य समानता कितनी है। जो भुगतान की गई है एमएसपी के रूप में और किसानों को जो प्राप्त हो रही है कीमत, उनके मध्य कितना अंतर है, जो हमने कहा कि उत्पादन लागत कितना है, उसके आधार पर आप समझ सकते हैं। ये भी देखना होता है, इसके आधार पर भी निर्धारित होती है। जो जारी कीमतों पर प्रभाव और सब्सिडी के लिए प्रभाव। जो सब्सिडी मान लेते हैं थोड़े समय के लिए सरकार ने 2500 रुपये निर्धारित कर दिया। अब 2500 रुपये निर्धारित तो कर दिया, लेकिन अगर उसे सब्सिडी देना पड़े किसी अन्य बीज पर या खाद पर, किसी अन्य वस्तु पर, तो यहां पर सब्सिडी फिर सरकार को बढ़ानी पड़ेगी। तो इसलिए जो जारी कीमतें हैं उस पर क्या प्रभाव होगा और सब्सिडी के लिए क्या प्रभाव होगा, इन दोनों को भी ध्यान रखना पड़ता है और इसके आधार पर भी एमएसपी का निर्धारण होता है। यहां तक बातें हम लोगों ने समझ लिया। अब बात कर लें अधिकतम समर्थन नीति और उसकी आवश्यकता क्या है। सबसे पहले अधिकतम जो समर्थन की नीति है वो समझना जरूरी है। यहां पर कहा गया है एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य। इससे कम नहीं दिया जाएगा, इससे अधिक भले ही हो सकता है। तो सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है। अब जो आंदोलन हुआ था, 3 कृषि कानून आया था, लगातार आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में ये बातें आई, इन बातों को लेकर के खूब चर्चा हुई, मीडिया रिपोर्ट में भी लगातार बातें हुई। यहां पर कहा जा रहा है अधिकतम समर्थन। अधिकतम समर्थन किसकी बात की जा रही है? यहां पर कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, क्योंकि कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमेशा से ही उपेक्षित रही है। उपेक्षित इसलिए भी रही है क्योंकि हमारे देश में शहर आधारित विकास की अवधारणा अपनाई जाती है और यही शहर आधारित जो विकास है या शहर आधारित उत्पादन आप कह सकते हैं, इसके कहने का मतलब यह है कि शहरों में ही अधिकतम जो फैक्ट्रियां हैं वो लगाई गई हैं और वहीं पर प्रोडक्शन होता है। कोविड-19 में हमने देखा कि जैसे ही ये व्यवस्था अर्थात कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हुआ, ये व्यवस्था ध्वस्त हो गई। वह व्यवस्था अपने कामगारों की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने में सक्षम नहीं रही और इसी वजह से जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ था वो देखने को मिला था कोविड-19 में, अर्थात रिवर्स माइग्रेशन, जो पलायन हुआ था शहरों से, जो ग्रामीण क्षेत्र से शहर में आए थे काम के लिए, दोबारा वो जब कोविड-19 में लॉकडाउन हुआ तो वो ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ पलायन करके प्रवासी मजदूर गए थे, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर यह कहा गया है कि जो अधिकतम समर्थन मूल्य है, इसका मतलब यह है कि कृषि के उत्थान और विकास के लिए कृषि के प्रत्येक पहलू को बढ़ावा दिया जाए। प्रत्येक पहलू की बात कर रहा हूं, सभी क्षेत्रों की, केवल एक क्षेत्र की बात नहीं की जा रही है। कृषि के उत्थान, अब यहाँ पर कृषि का उत्थान जरूरी है। जरूरी क्यों है? मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जब किसानों की बात आती है तो एक दीनहीन फटेहाल किसान की, हाँ ये ज़रूर बात आप कह सकते हैं कि कुछ किसान ऐसे भी हैं जो BMW, मर्सिडीज़ और पोर्श जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उसमें भी चलते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं अंदाज़ा लगाया जाना चाहिए कि किसान का मतलब फटेहाल ही होना चाहिए। किसान का मतलब ये कतई नहीं है कि वो किसी बड़ी गाड़ी में नहीं चल सकता, उसकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधर सकती। आर्थिक स्थिति किसानों की सुधरे, इसी के लिए लगातार MSP और अधिकतम समर्थन नीति की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहां पर देखें, कृषि के उत्थान के लिए कृषि क्षेत्र के प्रत्येक पहलू की बात की जा रही है, उसको बढ़ावा देना। अब यहां होता क्या है, वोट बैंक की राजनीति होती है और तब किसानों की याद आती है और उस दौरान लगातार जो उम्मीदवार होते हैं वो घोषणाएं करते हैं कि हम आपको, जैसे ही अगर हमारी सरकार बनती है तो हम ऋण माफ कर देंगे। और यही ऋण माफी की या जो लोक लुभावन राजनीति होती है, आप जब इकोनॉमी में पढ़ते हैं NPA की समस्या, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की समस्या, उस समस्या को ये बढ़ा देता है। तो यहाँ पर बैंकों की स्थिति की बात हम अलग से करेंगे। बहरहाल हम बात कर रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति, जिसमें ये कह दिया जाता है कि हम सब्सिडी आपको देंगे, ये चीज़ देंगे, बिजली पर सब्सिडी देंगे, खाद पर सब्सिडी देंगे, इत्यादि फलाना ढीमका, कुल मिलाकर के ये भी कह दिया जाता है कि हम आपका लोन माफ़ कर देंगे।
तो जो वोट बैंक की राजनीति होती है, और यहाँ पर जो कृषि और ग्रामीण क्षेत्र है, ये वोट लेने के लिए काम तो आता है, लेकिन उसके बाद इनकी उपेक्षा कर दी जाती है, इन पर कोई ध्यान नहीं देता। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों की बात की जा रही है, उसके विकास के लिए सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाए। यही है अधिकतम समर्थन की नीति। अब इसमें कौन कौन से पहलू शामिल हैं? यहाँ पर समावेशी विकास को बढ़ावा देने की बात करता है, उसकी आवश्यकता क्यों है। तो हमने ये तो समझ लिया कि ये क्या है, अधिकतम समर्थन की नीति। अब इसको बढ़ावा देने के लिए हमें क्या करना होगा? समावेशी विकास को बढ़ावा देना। अब इसे आप सतत विकास से नहीं जोड़ेंगे, सतत विकास अलग है, समावेशी विकास अलग है। समावेशी विकास का मतलब है सबका समान विकास, या विकास की मुख्य धारा में अंतिम व्यक्ति को भी शामिल करना। अंतिम व्यक्ति कौन है? अंतिम व्यक्ति वह है जो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है। जब आप गरीबी पढ़ते हैं तो उसमें सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी बताया जाता है। तो जो निरपेक्ष गरीबी की बात की जा रही है, वहां पर समझे उस व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा में शामिल करना, या उसको शामिल करते हुए विकास करना। तो समावेशी विकास को बढ़ावा देना। और जब समावेशी विकास की बात आएगी तो इस क्षेत्र के उत्थान की बात अपने आप आ जाएगी, ग्रामीण क्षेत्र की बात अपने आप आ जाएगी। तो हमें इसको करना है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है, ग्रामीण भारत की संरचनात्मक असमानताओं को, साथ ही साथ संस्थागत और जो प्रशासनिक कमियां हैं और राजनीतिक विकृतियां हैं, इन सबको दूर करना जरूरी है। तब जाकर के हम कह सकते हैं कि समावेशी विकास हो रहा है और कृषि के उत्थान हेतु कृषि के सभी पहलुओं का उत्थान हो पा रहा है। अब यहां पर देखें, ग्रामीण भारत की संरचनात्मक असमानता। संरचनात्मक असमानता छोटे तौर पर एक बहुत आसान एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि कृषि क्षेत्र में लगातार निवेश किसान करता है और उसका सही मूल्य उसे नहीं मिल पाता। अब हमने ये कहा कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, यहां पर रोजगार के साधन नहीं है, रोजगार इसका साधन नहीं है। आप ऐसे भी कह सकते हैं रोजगार कम है। और वहीं शहर की बात करें तो शहरी क्षेत्र, यहां पर उद्योग आप देखते हैं उद्योग अधिक हैं, यहां पर रोजगार के अवसर हैं। स्वाभाविक सी बात है, इसका विकास अधिक हुआ है। यह विकास की संरचनात्मक समस्या का या असमानताओं का सामना कर रहा है और यहां से पलायन होता है। कहां पर? इस क्षेत्र में। अगर यहां पर पर्याप्त अवसंरचनाएं होती, पर्याप्त रोजगार के अवसर होते, तो पलायन नहीं होता। ये उपेक्षित है, इसलिए पलायन हो रहा है। तो इस असमानताओं को दूर करना, अर्थात जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में असमानता देखने को मिलती है उसको दूर करना, जो संस्थागत समस्याएं हैं और प्रशासनिक समस्याएं हैं उनको भी दूर करना, राजनीतिक विकृतियां जो देखने को मिलती हैं वो भी दूर किया जाएगा। तब जाकर के हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अधिकतम समर्थन की नीति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आवश्यकता है। अब इसके लिए जो कदम उठाने हैं वो कौन कौन से कदम हो सकते हैं? हमने हरित क्रांति को अपनाया। हमारी आवश्यकता थी कि हम देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएं। आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने उस समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आधुनिक कृषि तकनीकी का प्रयोग किया। और आधुनिक कृषि प्रणाली या पद्धति का प्रयोग करने का मतलब ये है कि सिंचाई के साधनों का विकास करना, तकनीकी कृषि करना, और तकनीकी कृषि करने के साथ साथ जो हाई यील्ड अर्थात उच्च उत्पादक जो बीज थे उन बीजों का प्रयोग करना। और उसके अलावा आप कीटनाशकों का प्रयोग किए, उर्वरकों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किए, ताकि हमारा उत्पादन अधिक हो सके और हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके। ये सब कुछ काम हमने किया। ये किस पर आधारित था? उर्वरकों का हमने प्रयोग किया, कीटनाशकों का प्रयोग किया, ताकि जो कीट पतंगे हैं या जो खरपतवार है वो हमारी फसल को बर्बाद न करें। इसलिए हमने इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। इसका दुष्परिणाम भी देखने को मिला। हमारे देश में क्षेत्रीय असमानता देखने को मिली। क्षेत्रीय असमानता कहां पर? जो आप हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जोतों का आकार ज़्यादा बड़ा है। इस आधार पर यहाँ पर इन क्षेत्रों में कृषि जो हरित क्रांति, कृषि से संबंधित जो हरित क्रांति है उसको अपनाया गया। अपनाने का मतलब ये है कि ये क्षेत्र तो ज़्यादा विकसित हैं, यहाँ के किसानों का स्टेटस देखेंगे ज़्यादा आपको दिखाई देगा। लेकिन बाकी देश के अन्य हिस्सों के किसानों का क्या? उनकी स्थिति आज भी वैसी ही है जो पहले थी, अर्थात दयनीय स्थिति है।
तो ये कहा गया कि इस जो हरित क्रांति है इसके मॉडल को हमें चरणबद्ध रूप से कम करना चाहिए, क्योंकि हम इसमें किसका प्रयोग कर रहे हैं, उर्वरकों का, बड़े पैमाने पर कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें इसे चरणबद्ध रूप से कम करना चाहिए और सतत कृषि के लिए, अर्थात कृषि हमारी बनी रहे, हमारी भूमि की उर्वरता बनी रहे, इसके लिए हमें प्रयास करना है। और प्रयास क्या करना है, शून्य बजट प्राकृतिक कृषि को हमें बढ़ावा देने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर समझने की जरूरत यह है कि शून्य बजट प्राकृतिक कृषि क्या होती है। शून्य बजट प्राकृतिक कृषि का मतलब ये है कि हम जो कीटनाशक और उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं उसका प्रयोग न करें, प्राकृतिक खादों का प्रयोग करें, जैसे गोबर इत्यादि इत्यादि। ठीक है, यहाँ पर विभेदीकृत कृषि मॉडल का हम प्रयोग कर सकते हैं। सवाल यह है कि विभेदीकृत कृषि मॉडल क्या है। अब आप देखेंगे कोई ऐसा क्षेत्र है, थोड़े समय के लिए मान लेते हैं ये हमारा प्यारा भारत है, थोड़े समय के लिए मान लीजिए ये वाला क्षेत्र, इसको भी ले लीजिए, ये हमारा प्यारा भारत है। अब मैप मैं नहीं बना सकता, फिलहाल सांकेतिक रूप से आप इस भारत को आप ऐसे समझ लीजिए, हमारा प्यारा भारत है। अब कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, हम आपने पढ़ा भी होगा ज्योग्राफी में, मासिनराम, वहां पर वर्षा ज्यादा होती है। ठीक है, बाकी हिस्सों में वर्षा कम होती है। तो जिस क्षेत्र में, अब यहां इन क्षेत्रों की बात करेंगे, इन क्षेत्रों में जो गंगा का बेल्ट है वहां पर कृषि अच्छी होती है। पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा की बात कर लीजिए, वहां पर कृषि अच्छी होती है, वहां पर सिंचाई की सुविधाएं पर्याप्त हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सिंचाई की सुविधाएं नहीं है, चाहे वो ये क्षेत्र हो सकता है, ये क्षेत्र हो सकता है, ये क्षेत्र हो सकता है। राजस्थान की बात कर लीजिए, कृषि के लिए पर्याप्त वहां पर सुविधाएं नहीं है। मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, वहां पर पथरीली जमीन और वहां आप देखेंगे बलुई मिट्टी है, तो वहां कृषि नहीं हो पा रही है। राजस्थान में बारिश कम होती है, तो हमें राजस्थान की भौगोलिक अवस्थिति और उसकी भौगोलिक स्थिति, वहां की मिट्टी, उन सबको ध्यान में रख करके नीति बनाने की आवश्यकता है, न कि हम यहां पर ऐसा करें कि एक नीति बना दिया और सभी क्षेत्रों पर लागू कर दिया। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है। एक होता है, हम कहते हैं कि जल प्रबंधन, जल प्रबंधन, और एक को कहते हैं जल संरक्षण। इन दोनों बातों में मूलभूत अंतर है और इसे समझना जरूरी है। जब हम जल प्रबंधन की बात कर रहे हैं तो यहां पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं बिहार का। बिहार में एक नदी है कोसी, और उसे कहा जाता है ये बिहार की शोक है। शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नदी लगातार कटाव करती है। कटाव की वजह से जो क्षेत्र हैं, मतलब बाढ़ की समस्या वहां पर देखी जाती है। तो यहां पर मतलब बिहार में पर्याप्त मात्रा में पानी है, हमें उसका प्रबंधन करना है कि वो पानी अर्थात जल जो आबादी है उसको नुकसान ना पहुंचाए। अब यहां पर जल संरक्षण, मतलब बिहार की बात करूं, वहां पर जल संरक्षण की आवश्यकता नहीं है, जल प्रबंधन की आवश्यकता है। कुछ क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं अपवाद के रूप में। लेकिन जब यहां पर हम राजस्थान की बात करेंगे, राजस्थान, तो राजस्थान में हम जल संरक्षण की बात करेंगे क्योंकि वहां पर जल की कमी है। महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र है, वहां पर हम जल संरक्षण की बात करेंगे। तो एक नीति अगर हम बना दे पूरे देश के लिए कि आप एक काम करिए, जल प्रबंधन करिए, तो क्या देश के सभी हिस्सों पर यह लागू हो सकता है? राजस्थान में लागू हो सकता है? नहीं हो सकता। उसी तरीके से यहां पर कहा जा रहा है कि विभेदीकृत कृषि मॉडल की आवश्यकता है, जहां पर मानसून पर्याप्त मात्रा में आता है, वर्षा का जल पर्याप्त मात्रा में हमें मिलता है, वहां पर उसके अनुकूल नीति बनाई जानी चाहिए। और जहां पर पर्याप्त सिंचाई के साधन नहीं है, जैसे कि राजस्थान के क्षेत्र की बात कर लें, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में बात कर लें, और कुछ और जो क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सूखे की स्थिति देखी जाती है, उनके लिए हमें उनके अनुकूल नीतियां बनाने की आवश्यकता है ताकि सभी क्षेत्रों का समान विकास हो सके। ठीक है, एक ग्रामीण क्षेत्रों में कहावत है कि एक ही डंडे से सभी को नहीं हाँका जा सकता। ठीक है, आप वरीयता क्रम से या वरीयता के आधार पर आप व्यवहार करेंगे। अब इसके लिए कहा गया है कि ठीक है, ये तो बात ठीक है, लेकिन हमें नई जलवायु प्रवृत्तियों के अनुकूल, जैसे जैसे जलवायु बदल रहा है, जलवायु परिवर्तन होने की वजह से कृषि क्षेत्र में उत्पादकता कम हो रही है।
और उत्पादकता कम हो रही है तो स्वाभाविक सी बात है उसे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके आधार पर चूंकि उत्पादकता कम होगी तो इसका मतलब यह है किसानों को और ज्यादा सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो उसके अनुकूल हमें नीतियां बनाने की आवश्यकता है। कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए प्राकृतिक खेती की आवश्यकता है, जहां पर पर्याप्त मात्रा में जो जलवायु है वो आ रहा है, समय पर वर्षा हो रही है, उसके अनुकूल हमें बनाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ संसाधनों का समान वितरण भी करना जरूरी है, जैसे भूमि और जल का, तभी कृषि क्षेत्र का विकास हो सकता है और कृषकों का विकास हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। हम भूमि सुधार किए जरूर, लेकिन उसका सीमित ही परिणाम देखने को मिला और सीमित क्षेत्रों में ही परिणाम देखने को मिला। लोक लुभावन वादे से बचना चाहिए, जैसे कि ऋण माफी या फिर जो सब्सिडी या फिर जो कुछ भी इस तरह के वादे हमारे नेताओं के द्वारा किया जाता है उससे बचना चाहिए। कृषि का पुनरुत्थान करने के लिए हमें कुछ कार्य करना होगा, जैसे जल संसाधनों का पुनर्भरण करना होगा। जो हमारा वाटर टेबल है, या अगर मान लेते हैं ये सरफेस एरिया है, वाटर टेबल लगातार नीचे जा रहा है, तो हमें उसको बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि हम उस जल का प्रयोग भविष्य में कर सकें और सतत कृषि को बढ़ावा दे सकें। मृदा स्वास्थ्य में वृद्धि किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? हम रसायन और उर्वरकों का प्रयोग कम करें और धीरे धीरे जो हमने कहा था कि हरित क्रांति हमने अपनाई थी उससे हम पीछे हटें, और ये तब हो सकता है जब हम शून्य आधारित जो बजट कृषि है उसको बढ़ावा दें। बीज और कृषि दोनों की बात की जा रही है। बीज और कृषि विविधता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। हम इस बात को जानते हैं कि जो मोटे अनाज हैं, मोटे अनाज हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। हम बिस्किट के रूप में मक्के का बिस्किट लेकर के खाते हैं, लेकिन मक्का हम नहीं खाते, क्योंकि हमें ये लगता है कि मक्का खाना बहुत ही निकृष्ट कार्य है, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन वो बिस्किट के फॉर्म में होगा। जौ का बिस्किट खाते हैं, रागी का बिस्किट खाते हैं, लेकिन वो रोटी के फॉर्म में हम नहीं खाते। तो ये हमारी समस्या है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बीज के साथ साथ कृषि में भी विविधता लाने की ज़रूरत है। और 2023 के लिए अगर आप लोगों को पता होगा तो मोटा अनाज वर्ष मनाया जा रहा है, इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ स्थानीय बीज बैंकों का विकास करना होगा ताकि कृषकों को समय पर और पर्याप्त मात्रा में बीज मिल सके। नई बीज नीति इसके लिए बनानी होगी और अंतर को कम करने की आवश्यकता है। कैसे अंतर को कम करने की आवश्यकता है? ग्रामीण और कृषि प्रधान भारत और साथ ही साथ शहरी और उद्योग प्रधान भारत, जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, वो बातें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। लघु उद्योगों और प्रसंस्करण केंद्रों को बढ़ावा देकर के किसानों को हम और ज़्यादा लाभ पहुंचा सकते हैं और ज़्यादा लाभ हम दे सकते हैं। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में ही रोजगार का अगर सृजन हो और रोजगार के सृजन के साथ साथ रोजगार को प्राप्त करने के लिए यदि हम कौशल विकास करें तो हमारी इन आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, अर्थात अधिकतम समर्थन की नीति की पूर्ति हो सकती है। और अधिकतम समर्थन की नीति के लिए सरकार को चाहिए कि ये सभी कार्य सरकार करे। इसके अलावा ये भी कहा गया है सकारात्मक बदलाव के लिए एक नवीन नीति बनाने की ज़रूरत है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन की गुणवत्ता। अगर स्वास्थ्य सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिले तो, और ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल स्वास्थ्य सुविधाएं बल्कि शिक्षा भी पर्याप्त मात्रा में मिले, तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन होगा। गुणात्मक परिवर्तन के साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो सेवाएं हैं, राजकीय सेवाएं, मतलब सरकार जो सेवाएं अपने नागरिकों को दे रही है, उन सेवाओं की पहुंच हमें बढ़ानी होगी, अर्थात आपूर्ति बढ़ानी होगी। ये कैसे बढ़ाया जा सकता है? पंचायतों के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है, आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है, स्कूलों के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से भी इन कार्यों को किया जा सकता है। तो इससे संबंधित बातों को हम लोगों ने समझा। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारा मनोबल बढ़ाती हैं। अगले सेशन में हमारी मुलाकात होगी। तब तक आप लोगों को एक मैसेज के साथ मैं आप लोगों से विदा लूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्दी मिले और आपसे कोई भी वीडियो, कोई भी क्लास मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।